आज की डेट में 4.5 साल हो चुका है इस केस को। आज तक इस केस की इसमें चार्जेस नहीं फ्रेम हुए। आज तक चार्जेस पे आर्गुमेंट शुरू नहीं हुआ है, ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है। उसकी मदर से मेरी जब भी बात हुई है, तो वो हमेशा बस ये दुआ करती हैं कि वो जल्द से जल्द बाहर निकल जाए। और लेकिन अब परेशान नहीं होती हैं। उनको पता है कि जेल में रह के भी लोगों की मदद कर रहे हैं वो। ही वॉज़ द सोल ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली एंड वो 1-2 जगह काम करता था, प्रोजेक्ट वाइज़ काम करता था। फ़ाइनेंशियली क्योंकि बहुत अफ़ेक्ट हुए थे वो लोग। आईपैड जब हम लेके जाते हैं और या फिर अगर वायरलेस जो ईयरपॉड्स होते हैं, उस पे अगर हम बात कर रहे होते हैं, तो ये सब टेक्नोलॉजी नहीं पता है उसको। 5 साल से जो आदमी जेल में है, उसको उसके लिए ये सब बहुत ड्रास्टिक शिफ्ट हो गया है। हमको तो पर्सनली लगता है कि बहुत सारे लोग खुद के लिए जीते हैं। शर्जील एक ऐसा आदमी है जो ऐसे लोगों के लिए जीता है। मेरा नाम अहमद इब्राहिम है और हम सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं। दिल्ली में मेरा एरिया ऑफ प्रैक्टिस है मोस्टली एंड यूएपीए, पीएमएलए इस तरीके के स्पेशल एक्ट्स के केसेस हम करते हैं दिल्ली। दिसंबर 2019 में जब यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था शाहीन बाग में, उस वक्त मेरी मुलाकात हुई थी शर्जील इमाम से। और अराउंड द सेम टाइम इन जनवरी 2020 वो उसकी एक स्पीच थी जो उसने अलीगढ़ में दी थी। उसका एक बहुत ही छोटा सा पार्ट आउट ऑफ कंटेक्स्ट वे में वायरल हो गया था इंटरनेट पे। वायरल होने के बाद उसके ऊपर 5 एफआईआर रजिस्टर हुए 2 दिन के अंदर में, 5 अलग अलग स्टेट्स में, मणिपुर, अरुणाचल, असम, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। इन पांचों एफआईआर्स में सारे लगभग सिमिलर सेक्शंस थे। सारे सारे केसेस में सेडिशन थे, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट थे और इनमें से 3 में यूएपीए के सेक्शंस भी इन्वोक किए गए थे। इसके बाद 2 और केसेस रजिस्टर हुए उसके ऊपर दिल्ली में और एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का केस था जिसमें उसको अक्यूज बनाया गया सप्लीमेंट्री चार्जशीट। सो अराउंड 4 महीने के ड्यूरेशन में फ्रॉम जनवरी टू मई इसके ऊपर 8 एफआईआर रजिस्टर हो गए थे अक्रॉस 5 स्टेट्स। तो जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी केस है, उसको लार्जर कॉन्स्पिरेसी केस इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन है उनका आर्गुमेंट है कि वो अलग-अलग फेजेस में हुआ है। 4 फेजेस में उसको बाँट दिया गया है। उसमें एक है फर्स्ट फेज़ जिसमें नवंबर 2019 की घटनाओं को ऐड किया गया है। जैसे कि जिस दिन वहाँ जेएनयू में एक दिन कॉन्स्टिट्यूशन बर्निंग हुई थी, कुछ लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया था। वो था जिस दिन बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, उसके एनिवर्सरी पे कह लीजिए कि उन्होंने एक वहाँ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था। और उस दिन से स्टार्ट कर दिया गया है कॉन्स्पिरेसी कि उस दिन शर्जील ने एक ग्रुप बनाया मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑफ जेएनयू। उसमें जिन-जिन लोगों को ऐड किया, ये कहानी है कि वो कॉन्स्पिरेसी उस ग्रुप को भी इन्वॉल्व करती है और वो ग्रुप बाकी ग्रुप्स जैसे सक्रिय थे इस पूरे लार्जर कॉन्स्पिरेसी में। ये एक फर्स्ट फेज़ हुआ, उसके बाद फिर दूसरे फेज़ में मोबिलाइज़ करने का काम शुरू किया गया, जो दिसंबर का टाइम था जब सारे प्रोटेस्ट शुरू हुए, अलग-अलग साइट्स थी, तो उसको ये बताया गया है कि लोगों को मोबिलाइज़ करने का काम शुरू किया गया स्टेज 2 में। स्टेज 3 में ये था कि अलग-अलग जगह पे शाहीन बाग मॉडल के प्रोटेस्ट सेटअप किए जाएँगे एंड स्टेज 4 में एक्चुअल राइट्स किए जाएँगे। ये पूरी जो कहानी बताई जा रही है, इसी को लार्जर कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं। अब इस लार्जर कॉन्स्पिरेसी में जिसको जहाँ से अरेस्ट किया गया है, ये बता दिया गया है कि ये उस पर्टिकुलर साइट के इंचार्ज थे। ये सारे लोग कहीं न कहीं से कनेक्टेड थे और जहाँ पे भी लकूना था, उन सारे गैप्स को फिल करने के लिए या तो प्रोटेक्टेड विटनेसेस हैं, या तो ऐसे विटनेसेस हैं जिन्होंने उम, कुछ भी बातें बोली कि वो एक जगह से गुज़र रहे थे, उन्होंने देखा यहाँ पे लोग मोबिलाइज़ हो रहे हैं, पेट्रोल बॉम्ब जमा कर रहे हैं, इस तरीके के स्टेटमेंट्स हैं लोगों के। ताकि जहाँ जहाँ पे भी कहीं कोई गैप बचता है, उस गैप को फिल करने के लिए ऐसे लोगों का यूज़ किया जा सकता है विटनेस। आज की डेट में क्योंकि ये विटनेसेस कोर्ट में अभी एग्ज़ामिन नहीं हुए हैं, इसलिए इनके बारे में कुछ भी नहीं बोला जा सकता है। देयर इज़ अ लाइक्लीहुड कि वो बिल्कुल हॉस्टाइल हो जाएँगे कोर्ट में आके। उनसे जब क्रॉस एग्ज़ामिनेशन किया जाएगा तो मे बी दे विल नॉट स्टैंड द स्क्रूटिनी। बट आज की डेट में प्राइमा फेसी लॉजिक को सैटिस्फाई करने के लिए ऐसे लोगों का बयान काफ़ी होता है
कि जहाँ पे भी गैप है आप उसको फिल कर दें और ऐसे विटनेसेस के स्टेटमेंट की वजह से आपको बेल नहीं मिलेगी। अब ऐसे केसेस में जहाँ हज़ारों विटनेसेस होते हैं, जहाँ पे आपको 20-22 हज़ार पेज की चार्जशीट है, वैसे केसेस में ऐसे विटनेसेस का स्टेज आएगा ट्रायल में आज से 10-12 साल बाद, अगर ये ट्रायल शुरू होता है तब। आज की डेट में 4.5 साल हो चुका है इस केस को। आज तक इस केस की इसमें चार्जेस नहीं फ्रेम हुए। आज तक चार्जेस पे आर्गुमेंट शुरू नहीं हुआ है, ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है। तो अब ऐसे केस में आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने साल लगेंगे ऐसे विटनेसेस के बयान को एक्चुअल कोर्ट स्क्रूटनी करे जब। वो 10 साल 12 साल भी हो सकता है। बट तब तक आदमी वेट तो कर नहीं सकता है कि कोर्ट के भरोसे छोड़ दिया जाए या इनको जब हॉस्टाइल डिक्लेयर किया जाए। वैसे सिचुएशन में एक दूसरा जो जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हुआ है आज की डेट में, वो है कि फंडामेंटल राइट इंसान का ब्रीच होता है अगर वो प्री ट्रायल डिटेंशन में रहे काफ़ी लंबे समय तक और वो कोई लाइक्लीहुड ना हो इन द नियर फ्यूचर कि ट्रायल ख़त्म होने वाला है। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लोगों को बेल ग्रांट की है और उसको भी आज की डेट में एक पैरेलल जूरिस्प्रूडेंस यूएपीए केसेस में ट्रीट किया जाता है। जब 4 साल या 5 साल से ज़्यादा की कस्टडी हो जाती है, तो ये कहा जाता है कि के नजीब का एक जजमेंट है, उसके बेसिस पे बेल आपको मिल सकती है। नहीं, मीडिया ने जब पोर्ट्रे किया था, जो भी चीज़ बोल रही थी मीडिया, तो मीडिया का बेसिकली ये फ़ोकस था कि नैरेटिव जो बनाया गया था इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ का, जो पुलिस वाले बोल रहे थे, जैसी बातें मीडिया में सुनने को आती थी, ऐसा नहीं है कि वो बिना सर पैर की मीडिया बातें कर रही थी। मीडिया वाले वही बोल रहे थे जो चार्जशीट में आ रहा था। उसके अलावा जो स्टार्टिंग में अरेस्ट के टाइम जो माहौल बनाया गया था कि एक आतंकवादी है या ड्रेडेड क्रिमिनल है, वैसा तो वो सारी चीज़ें अब लोगों को खुद समझ में आने लगी हैं। जब लोगों जो भी उससे मुलाकात करता है या जिसने भी मुलाकात की है, उसे पता है। जैसे जब असम के जेल में था, तो वहाँ उसका एक आईआईटी का क्लासमेट था, जो वहाँ का आई थिंक डीएम या एसपी था। वो आता था इससे मिलने, जेलर इसको बहुत रिस्पेक्ट करता था। यहाँ पे भी जो जितने भी सारे लोग हैं, वो सब जानते हैं कि शर्जील इमाम क्या है और कौन है। लेकिन जो मीडिया में एक नैरेटिव स्टार्टिंग में बन गया था, उसके बारे में तो अब कुछ भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो सडनली चेंज होता है। आज की डेट में अभी 2 दिन पहले देख रहे थे हम कि न्यूज़पेपर में बहुत सारी जगह स्टूडेंट एक्टिविस्ट मेंशन किया गया था। उसे एक स्टूडेंट लीडर बोला गया था कहीं एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग में। तो वो तो वक़्त के साथ बदलता है और इंशाल्लाह जब अब वो निकलेंगे बाहर तब सबको पता चलेगा कि वो कौन क्या है और कैसे इंसान है। तो ये तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इसमें दिल्ली पुलिस वालों से जाके हमने बात की थी कि उसे सरेंडर कराना है, दिल्ली लेके आना है, क्योंकि उस वक़्त माहौल बहुत ख़राब था और हमें ये था कि क्योंकि भागना नहीं है किसी को भी और ऐसा कुछ है भी नहीं। उस वक़्त तो ये लग रहा था कि ना कोई यूएपी है, ना कुछ। स्पीच है और उसको अगर ढंग से कोई देखे, तो समझ में आएगा कि इट इज़ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो पार्ट वायरल किया गया था। तो उस वक़्त हमारा ये इंटेंशन था कि कोई ऐसा अनटोवर्ड इंसिडेंट ना हो जाए शर्जील के साथ। तो इसीलिए वी वांटेड टू ब्रिंग हिम बिफोर द लॉ और दिल्ली पुलिस की एक टीम गई थी यहाँ से हम उसके साथ गए थे और पटना जाके ये नहीं बताए थे हम उनको कि वो कहाँ पे हैं और उनके साथ पटना एयरपोर्ट से जो उसका होम टाउन है काको, वहाँ गए, उसके घर तक गए थे और घर से हम लोग लेके निकले थे। शाम की फ़्लाइट थी, वापस दिल्ली आने का प्लान था। रास्ते में क्योंकि बहुत ज़्यादा मीडिया कवरेज था और बहुत सारे लोग उसके घर के आस-पास घूम रहे थे, किसी ने देख लिया और रास्ते में बिहार पुलिस की टीम इंटरसेप्ट की हमें और वहाँ पे काफ़ी सीन क्रिएट हुआ क्योंकि बिहार पुलिस कह रही थी कि हमें क्रेडिट चाहिए और हम इसे अरेस्ट दिखाएँगे। बट बिहार में कोई एफआईआर था नहीं, तो उन्हें क्योंकि चाहिए था कि क्रेडिट मिल जाए और इसीलिए उन्होंने ये बोला कि हमने अरेस्ट किया और दिल्ली पुलिस को हैंडओवर किया। काफ़ी देर तक ये चलता रहा, उसके बाद फिर लोकल मजिस्ट्रेट के पास लेके गए हम लोग और वहाँ पे एक एप्लीकेशन दिए हम कि ये सरेंडर करने आ रहे थे रास्ते में,
और ये लोग इंटरसेप्ट किए हैं, इनका कोई रोल नहीं है। वो कभी एप्लीकेशन डिसाइड नहीं हुई, उसका कुछ भी नहीं हुआ। बट ये दिखाया गया कि 28 तारीख को पटना में अरेस्ट किया गया, दिल्ली पुलिस की टीम वहाँ प्रेजेंट थी और लेके आ गई दिल्ली से, पटना से दिल्ली। तो ये एक ऐसा कन्फ्यूजन था कि जिसमें अगर वो पहुंच जाता एयरपोर्ट और दिल्ली आ जाता तो दिल्ली में अरेस्ट होता, दिल्ली पुलिस अरेस्ट करती। लेकिन वो अरेस्ट इस तरीके से था कि मजिस्ट्रेट के पास जा रहे थे और रास्ते में बिहार पुलिस इंटरसेप्ट की, इसीलिए वो बिहार का अरेस्ट एंड दिल्ली में फिर शोन अरेस्ट दिखाया गया। फैमिली, शर्जील की फैमिली में उसका एक छोटा भाई और उसकी मदर है। उसके फादर की डेथ हो गई थी 10-12 साल पहले। उसके बाद से ही वॉज द सोल ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली। एंड वो एक दो जगह काम करता था, प्रोजेक्ट वाइज काम करता था फिनेंशियली, क्योंकि बहुत अफेक्ट हुए थे वो लोग, उसके घर वाले, इसके अरेस्ट हो जाने की वजह से। और अदर देन दैट, इमोशनली उसकी मदर से मेरी जब भी बात हुई है तो वो हमेशा बस ये दुआ करती हैं कि वो जल्द से जल्द बाहर निकल जाए। और लेकिन अब परेशान नहीं होती हैं वो, उनको पता है कि जेल में रह के भी लोगों की मदद कर रहे हैं वो। और हमेशा डेली बात हो जाती है फ़ोन पे, तो एक हौसला बना रहता है। लेकिन अब ये है कि कभी-कभी कॉल आता है, कभी-कभी बहुत बेचैन रहती हैं, कभी-कभी परेशान रहती हैं। जेल में रह के वो, जैसे उसके वार्ड में या उसके पास कुछ लोग जब आते थे शुरुआत में, तो पहले उससे लोग सिर्फ़ अपने डॉक्यूमेंट्स को दिखाने या पूछने आते थे कि ये क्या लिखा है, मेरे चार्जशीट में क्या है, क्या केस है, सारी चीज़ें। उसके बाद लोग इसे अप्रोच करने लगे फॉर लीगल हेल्प, क्योंकि ऐसा उस लोगों को लगता होगा कि एक पढ़ा लिखा इंसान उनके बीच में है और जो कि हमेशा दिन रात पढ़ाई करता रहता है, लोगों को कोशिश करता है कि और बता सके और डिस्कस कर सके चीज़ें। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके बारे में शर्जील ने हमें बताया है कि इन जैसे मोस्टली ऐसे लोग हैं या तो जिनकी कोई फैमिली नहीं है या जिनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं कि किसी लॉयर को एंगेज कर सकें। और ऐसे अराउंड 8 लोगों का बेल हो चुका है मेरे ऑफिस के थ्रू। और इन सारे लोगों को शर्जील पर्सनली या तो जानता है या तो उसे लगा कि इन लोगों को ज़रूरत है तभी उसने मेरे पास भेजा। और अच्छा केसेस था सबका, किसी के पास लॉयर रखने की हैसियत नहीं थी, किसी के पास बेल बॉन्ड भरने के पैसे नहीं थे। और ये सारी चीज़ें तो वो जेल में रह के करता रहता है और हर वीक अपडेट्स लेता है कि क्या हो रहा है केसेस में, जो लोग हैं जो उसके साथ जेल में हैं, उसके जो दोस्त बन गए हैं अब आज की डेट में। एक सुरेंदर हैं, वो दिल्ली पुलिस में काम करते थे। उनके ऊपर एफआईआर हुआ, उनको अरेस्ट किया गया। एक शेखर हैं, उनके ऊपर एनडीपीएस का केस हुआ, वो भी दिल्ली पुलिस के हैं। बाकी एक मूसा है, वो नाइजीरियन नेशनल है, उसका भी अभी रिसेंटली बेल हुआ। एक सोनू महिपाल है, उसका भी अभी बेल हुआ, वो 8 साल से जेल में था, उसके वार्ड में रहता था। बाकी साजिद अली हैं, शहजाद हैं, इन सारे लोगों का भी बेल उसके थ्रू हुआ है हमारे ऑफिस से। ही इज़ डूइंग फाइन, ही ओनली नीड्स बुक्स। अभी रिसेंटली परसों एक ऑर्डर हुआ है उसको बुक्स डिलीवर कराने के लिए। महीने के 4-5 बुक्स पढ़ जाते हैं। जब भी मुलाकात होती है तो क्वांटम फिज़िक्स, क्वांटम मैकेनिक्स की बातें करते हैं, जो मेरे समझ से बिल्कुल बाहर है। किताबें जैसे एक तो अभी रिसेंटली जर्मन लैंग्वेज सीखा उन्होंने। वो कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए पहले उसकी डिक्शनरी मँगवाते हैं। 3-4 अलग-अलग तरह की डिक्शनरी, उसके बाद बेसिक जो उसकी स्टोरी बुक्स हैं वो, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स बुक्स। जैसे पहले जर्मन सीखने के लिए जो बेसिक किताबें मँगवाई गई थी, वो सारी पढ़ने के बाद काफ़्का पढ़ता है, अमेरिका पढ़ता है, वो सारी जो भी जर्मन लिटरेचर है, वो पढ़ लिया। उसके बाद पर्शियन सीखा जेल में, बंगाली, उड़िया और असमीज़, ये सारे लैंग्वेजेस जेल में रह के उसने सीख लिए हैं। और अभी रिसेंटली कुछ किताबें उसने मँगवाई थी क्वांटम मैकेनिक्स की, क्वांटम फिज़िक्स की,
ओरिजिन ऑफ मैथमेटिक्स, इस तरीके की किताबें मँगवाता है। हमको तो पर्सनली लगता है कि बहुत सारे लोग खुद के लिए जीते हैं। शर्जील एक ऐसा आदमी है जो ऐसे लोगों के लिए जीता है। उसको अपने से अपने लाइफ़, अपनी पर्सनल लाइफ़, अगर प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में इतना ज़्यादा केयर होता, तो वो ये सब सड़कों पे नहीं आता, वो प्रोटेस्ट नहीं करता, वो कहीं जॉब कर रहा होता। लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ़ और सारी चीज़ों को जो सैक्रिफ़ाइस कर सकता है, वही 4-5 साल बिना परेशानी के, बिना माथे पे शिकन के जेल में रह सकता है और फिर भी होपफुल रह सकता है, फिर भी लोगों की हेल्प करता है। इस तरीके का करेज सारे लोगों में नहीं होता है, लोग टूट जाते हैं। कभी-कभी तो हमको ये रियलाइज़ होता है कि आईपैड जब हम लेके जाते हैं और या फिर अगर वायरलेस जो ईयरपॉड्स होते हैं, उस पे अगर हम बात कर रहे होते हैं, तो ये सब टेक्नोलॉजी नहीं पता है उसे। 5 साल से जो आदमी जेल में है, उसको उसके लिए ये सब बहुत ड्रास्टिक शिफ्ट हो गया है। जो आदमी अ, डेली सिगरेट पीता था, उसको अब सिगरेट नहीं मिलती है। ये सब भी बहुत बड़ा सैक्रिफ़ाइस होता है। जो आदमी घूमता-फिरता था, उसको ये लिबर्टी नहीं है मूव अराउंड करने की। ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, ये हम लोग समझ नहीं पाते हैं। लोगों को लगता है कि जेल में आदमी को फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। खाना बेसिक फैसिलिटी या बस वही मिलता है, बाकी तो कोई फैसिलिटी नहीं होती है जेल में।